बालकों, फिर हमारी बात स्टार्ट होने जा रही है लेक्चर 7 और ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 250 से। और सेम टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 9 और द मेन टॉपिक दैट रिलेट्स टू कैपिटल स्ट्रक्चर। और आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आखिर इस कैपिटल स्ट्रक्चर की कहानी क्या है। हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो एस्पेक्ट्स हैं वो एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं लायबिलिटी साइड। उसमें बैलेंस शीट में जो हमारा लायबिलिटी साइड है यहाँ पे एक तो होता है कैपिटल, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लोन्स, उसके बाद फिर करंट लायबिलिटी। तो जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं, ओन फंड और लोन फंड। तो इन दोनों को लेकर के हम कंसीडर करते हैं और उसी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमारे बिजनेस का वो कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन फ्रेम रहता है कि आखिर ओनर ने कितना पैसा लगाया और उसने कितना आउटसाइडर्स से जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है वो क्या है। तो इसको आप ध्यान से समझिए। दिस इज़ पेज नंबर 250 और मेन टॉपिक इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो हम समझते हैं कि आप इसमें खूब मन लगा के समझोगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इट रिलेट्स टू फाइनेंसिंग पैटर्न आर द proportion of the use of different sources in raising funds। तो different sources in raising funds आखिर हमारे क्या हैं? different sources in raising fund हमारा है ओनर्स का कितना पैसा और लेंडर्स का कितना पैसा। तो इन दोनों के पैसे का हिसाब किताब हमारा इसी कैपिटल स्ट्रक्चर में कंसीडर होता है। तो फिर से देखिए, इट रिलेट्स टू द फाइनेंसिंग पैटर्न। हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को जो फाइनेंस किया गया है, जो उसमें फंड्स इन्वेस्टेड है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका पैटर्न क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है ऑफ द यूज़ ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड्स, कि हमने आखिर किस प्रोपोर्शन में उसमें डिफरेंट सोर्सेज से पैसा रेस कर रखा है, फंड्स रेस कर रखे हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज जिसकी पहले भी बात हुई, डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारा कुछ। तो ये जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं इनको आपने किस प्रोपोर्शन में यूज़ किया है या किस प्रोपोर्शन में ये फंड्स रेस किए हैं, इसके फाइनेंसिंग पैटर्न को ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर शो करता है। तो चीज़ें समझिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आप पढ़ोगे, ओन फंड और लोन फंड। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो जो ओनरशिप के बेसिस पे इस कैपिटल स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये सीधा बताता है ओनर्स फंड्स एंड बारोड फंड्स। बारोड फंड्स यानी लेंडर्स से, जो बाहर की किसी एक्सटर्नल से हमने ले रखा है, वो हमारे बारोड फंड। ओनर्स फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आप लोगों ने थोड़ा बहुत किया है, रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है? रिजर्व एंड सरप्लस इट इज़ ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओनर्स, सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड बिलोंग्स टू ओनर्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी हमारा एक दूसरा इसी का नाम है, समझ लो। रिटेन्ड अर्निंग्स यानी वो अर्निंग्स जो हमने रिटेन कर रखी हैं, रोक रखी हैं, फर्म के पास रखी हुई हैं, अभी फर्म ने उसको ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, सो दैट इज़ नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ओनर्स फंड में आपने क्या देखा, ओनर्स फंड्स कंप्राइजेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आ जाइए, बारोड फंड में क्या है, फॉर्म्स ऑफ लोन्स, डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं लोन के, किसी भी तरीके से आपने जो लोन ले रखे हैं वो बारोड फंड में आता है। डिवेंचर्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स यानी जनरल पब्लिक से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एम्पावर्ड टू इनवाइट जनरल पब्लिक इन डिपॉजिटिंग मनी विद देम, सो पब्लिक डिपॉजिट्स। बारोड फ्रॉम बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लिया है, और डिवेंचर होल्डर्स एंड पब्लिक, ये सब कुछ हमारे बारोड फंड में आते हैं।
तो आपने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द क्लासिफिकेशन इज ओनर्स फंड एंड बारोड फंड्स। फिर देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर ये आखिर क्या है? इट इज़ ए मिक्स ऑफ ओनर्स एंड बारोड फंड्स। क्लियर? वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपको बस डिफरेंट वर्ड्स में, डिफरेंट सेंटेंसेस में इन चीज़ों को बताया गया है। बस बेसिक आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिए। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी हमारी बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। तो हमारे बिजनेस में जो भी पैसा लगा हुआ है दैट कंप्राइजेज ओनर्स फंड एंड बारोड फंड। तो फिर से दिमाग में सेट करिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये इन्हीं दोनों की बातें करता है। नेक्स्ट देखिए, एक है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। इसमें जो 12th में अकाउंट्स का सारा कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे, वो इसको समझ सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो। और वैसे भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ ये बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? हमारे डेट्स और इक्विटी के बीच में क्या प्रपोर्शन है, वो डेट इक्विटी रेशियो। ये दो तरीके से निकलता है कि डेट अपान इक्विटी। पहला देखिए आपने डेट अपान इक्विटी कि डेट और इक्विटी में इसमें प्रोपोर्शन क्या निकलता है। अब मान लिया इक्विटी हमारी 10 लाख, डेट हमारा 5 लाख। सो आप लिखेंगे इसमें 5:10 आएगा, तो ये हो गया 1:2। क्लियर? डेट अपान डेट प्लस इक्विटी, ये क्या है कि आखिर हमारे पास जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें डेट का पोर्शन क्या है। अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास हो गया 15 लाख, क्योंकि 10 लाख की इक्विटी, 5 लाख का लोन, और इस 15 लाख में डेट का पोर्शन कितना हुआ? 5 लाख। सो 5/15 आएगा। तो ये डेट इक्विटी रेशियो निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो ये भी, इसमें भी आपने क्या चीज़ें देखी? डेट और इक्विटी देखा। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 250 ही इसका जो एक स्टेंजा है जो स्टार्ट होता है डेट एंड इक्विटी से और ख़त्म होता है इन दिस चैप्टर, उसके बारे में जो डिटेलिंग की गई है इसको आप ध्यान से समझेंगे और पढ़ोगे, क्योंकि उसके पैराग्राफ फॉर्म में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, बच्चे उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं और उसमें कन्फ्यूज़न होने लगता है। इसलिए हमने उसको ब्रेक कर रखा है। आपके उसी पैरा में इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो जो हमने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है इसको मन में बैठा लिए और ध्यान से पढ़िए। सो डेट और इक्विटी, इनके डिफरेंशिएशन क्या है और इसका डिटेल क्या है इसको समझिए। डेट क्या है? दिस इज़ लेंडर्स फंड, और जब ये लेंडर्स फंड है आउटसाइडर से हमने लिया है, एक्सटर्नल सोर्सेज से इसको अरेंज किया है, तो इसकी कुछ कॉस्ट लगती है। सो कॉस्ट ऑफ डेट, और कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस बिकॉज लेंडर्स रिस्क इज़ लेस। अब जब हम इसको इसके साथ कंपेयर कराएंगे तो वह आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डेट यानी लोन, तो जब हम किसी से लोन लेते हैं और लोन की कॉस्ट लेस, क्योंकि जो लेंडर है जिससे हमने लोन लिया है उसको मालूम है कि हमको 10% से इस पे इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल बाद ये हमारा लोन के अमाउंट वापस कर देंगे। और अगर ये वापस नहीं कर पाते हैं तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी रख रखी है, जिन एसेट्स पे इन्होंने चार्ज क्रिएट कराया है, उन एसेट्स को हम बिकवा देंगे। ये लोन का पैसा तो हमको दौड़ दौड़ के देंगे आके। इसीलिए कहा जाता है कि लेंडर की रिस्क कैसी है? कम है इन कंपैरिजन टू ओनर्स रिस्क। ओनर्स की हमेशा ज़्यादा रिस्क होती है। तो इसके आप पैरेलल देखते जाइए। ये लेंडर्स फंड है, ये ओनर्स फंड है। कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस, कॉस्ट इज़ हाई टू द फर्म। कॉस्ट कैसी है? ज़्यादा है फर्म के लिए। रीज़न क्या है? अब यहाँ पे फर्म ने इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो जो इक्विटी होल्डर है वही तो बिज़नेस की मेन रिस्क लेता है, क्योंकि उसको आप डिविडेंड दें नहीं दें वो किसी से क्लेम नहीं कर सकता। अब उसका शेयर जो उसने 10 रुपये का लिया था वो रह जाता 3 रुपये का, वो किसी से क्लेम नहीं कर सकता। तो पूरी उसी की रिस्क रहती है। लोन देने वाले की रिस्क कम होती है। अब जैसे आप ही अगर किसी को लोन देंगे तो उससे कहेंगे कि आप इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रखिए और हमको 10% के रेट से इंटरेस्ट लाइए,
और अगर 5 साल में आप पैसे नहीं दे पाएंगे तो जो आपने एज ए सिक्योरिटी हमको अपना गोल्ड दे रखा है इसको हम बेच देंगे और हम अपने पहले पैसे अपने पास रखेंगे, बाकी का आपको दे देंगे। तो लेंडर्स की रिस्क कम होती है और जो इक्विटी होल्डर्स हैं या जो ओनर्स हैं उनकी रिस्क ज़्यादा होती है। तो यही इसमें बात बताने की कोशिश की गई कि लेंडर्स रिस्क इज़ लेस, ओनर्स रिस्क इज़ मोर। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे इसको। गेट्स एश्योर्ड रिटर्न एंड कैपिटल, जो लेंडर है जिसने कंपनी को लोन दिया है उसको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और उसे ये भी मालूम है 5 साल बाद ये हमारे डिवेंचर्स का पेमेंट कर देंगे, ये हमारा लोन वापस कर देंगे। लेकिन इसी के यहाँ पे देखिए जो ओनर्स हैं जिन्होंने शेयर्स में पैसे लगाए हैं उनको कोई एश्योरेंस नहीं मिलता रिटर्न का और ना ही रिटर्न कैपिटल की रिटर्न का। कोई कंपनी ये प्रॉमिस नहीं करती कि नहीं हम आपको 20% से इस पे डिविडेंड देंगे ही देंगे। इक्विटी होल्डर के केस में कहाँ किसी को कोई गारंटी करता है, बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए इक्विटी होल्डर्स को कंपनी का ट्रू ओनर बोलते हैं कि वही सच्चे मालिक हैं। तो यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं होता कि उनको डिविडेंड मिलेगा और उनकी कैपिटल की वापसी होगी। सो होता क्या है, दे रिक्वायर ए लोअर रेट ऑफ रिटर्न। तो जब यहाँ रिस्क कम होती है तो उनको एक लोअर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है। कहते ठीक है बैंक हमको 6% 7% से इंटरेस्ट दे रही है, और अगर हम किसी कंपनी के डिवेंचर्स में पैसे लगाते हैं या किसी कंपनी को लोन देते हैं तो 10% या 12% मिल रहा है तो बहुत है और रिस्क भी नहीं है क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर सिक्योरिटी दे रखी है, और अगर वो कंपनी नहीं पे कर पाएगी तो उसकी सिक्योरिटी को सेल आउट कर देंगे। लेकिन इक्विटी होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता, तभी वो लोग नीड मोर रिटर्न। तो वो रिस्क ज़्यादा होने की वजह से कहते हैं कि भाई हमारा डिविडेंड कुछ हमको ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग ही तो मेन रिस्क कैरियर हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस। फिर देखिए इंटरेस्ट पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। फर्म जो भी इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर होल्डर्स को तो वो इंटरेस्ट फर्म के खर्चे की तरीके ट्रीट होता है। आप लोगों ने अगर 11th क्लास में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है तो आपको याद होगा कि उसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वो आप प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखाते हो। तो लोन के ऊपर उसने कोई भी इंटरेस्ट जो पे किया है वो एज एन एक्सपेंस दिखाया जाएगा, और प्रॉफिट लॉस में उसको आप प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करके प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देते हो। ये तो इसके केस में है। यहाँ पे पेड आउट ऑफ डिस्पोजेबल प्रॉफिट, लेकिन जो ओनर्स है ओनर्स को तो पेमेंट कब मिलता है जाके, जब पूरे खर्चे घटा दिए जाते हैं प्रॉफिट से, इनकम टैक्स को जो टैक्स देना है वो माइनस कर दिया जाता है। अब जो पैसा बचता है वो ओनर्स के बीच में, वो मालिकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या लिखा हुआ है, पेड आउट ऑफ डिस्पोजेबल प्रॉफिट्स। तो डिस्पोजेबल प्रॉफिट फर्म में या कंपनी के केस में कौन सा होता है, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद अब जो बचा वो किससे रिलेट करता है, वो ओनर्स से रिलेट करता है और ओनर्स उसी को एंजॉय करते हैं। देखिए नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मोर डेट रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कैसे कि अगर आपने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में जो भी फर्म में टोटल पैसा लगा हुआ है उसमें डेट की अमाउंट ज़्यादा है, लोन की अमाउंट ज़्यादा है, तो उस कैपिटल की कॉस्ट कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म रिड्यूसेस, कम हो जाती है। कैसे, क्योंकि जो लोन है लोन पे तो आपको इंटरेस्ट देना है 10%, जबकि इक्विटी के केस में इक्विटी की कॉस्ट कैसी होती है, हाई होती है। कॉस्ट इज़ हाई टू द फर्म, कॉस्ट इज़ लेस, डेट की कॉस्ट लेस, इक्विटी की कॉस्ट हाई। तभी क्या लिखा है कि अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है, तो इट रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट बिफोर पेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू इक्विटी होल्डर्स। और एक बात जो भी आपसे डिस्कस हुई कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो जब इसको एक्सपेंस माना जाता है तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में इसका पेमेंट पहले किया जाता है और उसके बाद में
सारे खर्चे घटाने के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो कुछ बचता है दैट गोज़ टू द पॉकेट ऑफ इक्विटी होल्डर्स। तो वो बात बताई। चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो चेंज द अर्निंग पर शेयर। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास लोन की अमाउंट क्या है और हमारे पास इक्विटी की अमाउंट क्या है। जो भी आपने टोटल कैपिटल, टोटल पूंजी, टोटल पैसा बिज़नेस में लगाया है, तो जो बिज़नेस में पैसा लगा हुआ है उसमें लोन की अमाउंट कितनी है और मालिकों की अमाउंट कितनी है, इसके बेसिस पे ही ये डिपेंड करता है कि हम एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं, कितनी अर्निंग कर रहे हैं। इससे रिलेटेड बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आप देखेंगे, हम आपकी डिटेलिंग कर देते हैं जिससे आपकी थोड़ी समझ बढ़ जाए और उन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझ सकें। उसी को कैसे कैलकुलेट होता है वो चीज़ें देखिए। तो जो अर्निंग पर शेयर की जो बात कह रहा है, अर्निंग पर शेयर का फार्मूला देख लो। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हो? प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स अभी हमारी पहले भी बात हो चुकी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे माइनस कर दिए, डिवेंचर्स पे जो हमने इंटरेस्ट देना है वो भी माइनस हो गया, अब जो बचा दैट इज़ नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट आया इस पे हमको इनकम टैक्स देना है, आपने इनकम टैक्स पे कर दिया। अब टैक्स देने के बाद जो पैसा है वो किसके लिए है? वो है हमारे ओनर्स के लिए, इक्विटी होल्डर्स के लिए। तो अब वो अमाउंट ऑफ मनी और उसको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स से जब आप डिवाइड कर देते हो तो एक शेयर पे हमने क्या कमाया वो निकल के आ जाता है। इसको बोलते हो EPS, अर्निंग पर शेयर। तो आसान सा है कि प्रॉफिट से सारे खर्चे घटाने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद, इनकम टैक्स माइनस करने के बाद अब जो पैसा बचा वो किसका है? ओनर्स का। तो ओनर्स किस फॉर्म में दिखाए गए हैं? ओनर्स दिखाए गए हैं इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स से जब उस अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं तो जो हमको रेट आता है, जो पैसा आता है वो पर शेयर आता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो आपने इतनी चीज़ें इसमें पढ़ी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको बहुत मन से पढ़ोगे क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या बहुत सारी चीज़ें इस पर रिलेट करती हैं। इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब ये वही आ गया एक्सप्लेनेशन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पेज नंबर 251। तो बिफोर गोइंग थ्रू एग्जाम्पल 1 इन चीज़ों को आपको रिकॉल करना है जो आपके पास एग्जाम्पल 1 उसमें दे रखा है। तो उसके पहले आप कुछ चीज़ें अच्छे से दिमाग में लाइए जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें दिया है क्या क्या रिकॉल करना है। अब देखिए आप क्या क्या रिकॉल करना है। बिफोर गोइंग थ्रू एग्जाम्पल 1 रिकॉल फ्रॉम पॉइंट्स, रिकॉल फ्रॉम प्रॉफिट्स। जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, फर्स्ट यू विल पे ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। वही बात है, फिर से दिमाग में रखिए बस कि जो हमारे पास प्रॉफिट हैं, इन प्रॉफिट से सबसे पहले सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो बचा आपके पास, आफ्टर दिस यू हैव टू पे इनकम टैक्स। अब इसमें से क्या आप माइनस करोगे? इनकम टैक्स माइनस करोगे, क्योंकि अब जो हमारे पास ये प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट है और इस नेट प्रॉफिट से हमको इनकम टैक्स पे करना होगा। जो भी रेट हो, 30% हो, 40% हो, उस पर आपने टैक्स पे कर दिया। अब जो अमाउंट बची, आफ्टर दिस द अमाउंट इज़ अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी होल्डर्स दैट इज शेयर होल्डर्स। अब जो पैसा बचता है ये पैसा किसके लिए है? शेयर होल्डर्स के लिए है। तो ये आपका आता है सीधा सीधा कि कैसे इसको आप कैलकुलेट करते हो। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अगर EPS निकालना है तो इसी अमाउंट को नंबर ऑफ़ शेयर से आपने डिवाइड कर दिया तो EPS आ गई। खैर, दूसरी बात क्या कहता है कि पहली बात तो आपको ये करना है कि फ्रॉम प्रॉफिट्स आपको क्या करना है। दूसरी चीज़ ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या देखना है इसमें? ROI हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बताता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेज ऑफ डेट एंड इक्विटी। कि हमारे पास 50 लाख रुपए लगा हुआ फर्म में और हमने 30 लाख रुपए लोन ले रखा है, 20 लाख रुपए अपने पास से लगा रखा है।
तो पूरा पैसा तो 50 लाख हुआ ना। सो दिस इज़ इन्वेस्टमेंट, इसको आप ध्यान दें। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट परसेंटेज हमारा क्या है, इंटरेस्ट परसेंटेज का क्या रोल रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कि जो आपने लोन लिया है, ये जो लोन लिया है इस पर किस रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो ये सब एस्पेक्ट्स आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम्पल फर्स्ट आप अच्छे से सॉल्व करोगे। देखिए फिर इसमें तो ROI जो हमारा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हमारा ये है। अब इसमें से हम पहले क्या माइनस करेंगे, हम पहले इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस करेंगे कि हमने लोन पे जो इंटरेस्ट ले रखा है, क्योंकि ये अर्निंग कौन सी है, इंटरेस्ट और टैक्स के पहले की अर्निंग है। तो इसमें से आपने डेट माइनस कर दिया। अब जो बैलेंस आया इसे बोलोगे इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अब क्या होगा, अब इससे जो टैक्स आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी दिस अमाउंट इज़ अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ अमंग देम। सो इट गोज टू द पॉकेट ऑफ ओनर्स, दैट इज़ इक्विटी होल्डर्स। सो दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसको क्यों बोलते हो, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमारे पास डेट ज़्यादा होता है तो उस डेट पे हमने जो भी एक्स्ट्रा कमाई की होती है वो मिलती किसको है, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तभी इसमें जो अगर हमारी फर्म अच्छा परसेंटेज गेन कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स हैं उसको, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो इंटरेस्ट ऑन डेट से काफ़ी हाई है, तो इसका जो डिफरेंस होता है ये किसकी पॉकेट में जाता है, ओनर्स की पॉकेट में जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं। हमारे पास जो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है हमारी बिज़नेस में, उसमें 30 लाख का हमने लोन लिया है और हमारा जो ROI है वो है 25%, यानी 50 लाख पे हमने कमाया कितना, 25% के रेट से, और उस 50 लाख में 30 लाख रुपए लोन जो हमने लिया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है केवल 10%। तो हमने 15% इस पे जो कमाया है 30 लाख पे, वो किसकी पॉकेट में जाना है, ओनर्स की पॉकेट में जाना है। सो दिस इज़ नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हम इक्विटी में कैसे ट्रेड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजिंग डेट एंड इक्विटी। ए वेरी गुड proportion between debt and equity ensures that it is the extra amount generated in the form of profit goes to the pocket of equity holders. So this is trading on equity. तो ये प्रिंसिपल्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और इसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छा तैयार करना है। इस तरीके से हमारा पेज नंबर 251 तक ये लेक्चर 7 की बात हो जाती है और इसके बेसिस पे हम समझते हैं, आप उसके एग्जाम्पल्स समझने और पढ़ने की कोशिश करोगे और इन चीज़ों को ध्यान रखोगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कैलकुलेशन में हमें ध्यान देना होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, कौन से प्रॉफिट लिए जाएंगे, प्रॉफिट से हम पहले इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, अब जो बचा उस पे से टैक्स माइनस कर देंगे, अब जो अमाउंट है वो इक्विटी होल्डर्स के लिए बचती है। अब अगर इसी अमाउंट को हम नंबर ऑफ़ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाता है। तो ये पार्ट ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर क्या अर्निंग की, हमारे बिज़नेस में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, उस बेसिस पे ये निकलता है। इंटरेस्ट ऑन डेट, यानी जो हमने लोन लिया हुआ है उस पर हमको किस रेट से इंटरेस्ट देना है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत ईज़िली आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाले पार्ट को कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बस खूब मन लगाइए और इसको रिवाइज करिए।